नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल स्माइल स्टडी पर आप सभी का स्वागत है। मिशन शेखावाटी 100 टीम के द्वारा विद्यार्थियों, शेखावाटी मिशन 100 टीम इस विकट परिस्थितियां जो कोरोना के कारण आपकी पढ़ाई बाधित हो रही है उसी को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक विषय के पाठ्य वस्तुएं, पाठ्य सामग्री और महत्वपूर्ण मॉडल प्रश्न पत्र तैयार कर रही है, उनका सोल्यूशन करवा रही हैं। तो विद्यार्थियों, कक्षा 10 विषय हिंदी का जो मॉडल प्रश्न पत्र 2 है उसका पार्ट 1 हल करेंगे। बड़े ही हर्ष के साथ बताया जा रहा है, आपका जो मॉडल प्रश्न पत्र 1 था विद्यार्थियों के द्वारा बहुत पसंद किया गया, बहुत लाइक किया गया और बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसको हल किया। तो विद्यार्थियों, मॉडल प्रश्न पत्र 2 है, उसके भाग 1 को हम हल करते हैं। तो आपके लिए जनरल इंस्ट्रक्शन है कि पूर्णांक 80 अंक का होगा, 3 घंटे 15 मिनट का ये पेपर होगा। विद्यार्थियों, पेपर हल करने से पहले आपको सूचित किया जाता है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मिशन शेखावाटी डेट के सभी अपडेट्स प्राप्त करने के लिए, बोर्ड्स एग्जाम की डिटेल्स प्राप्त करने के लिए, जो भी न्यू अपडेट होंगे उनको प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर कर दें ताकि सभी प्रकार की सूचनाएं समय पर आपको प्राप्त हो सके। विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 1 हल कर रहे हैं अपन। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए सही विकल्प का चयन कीजिए और उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो प्रश्न संख्या 1 का फर्स्ट है, सत्य सही शब्द में कौन सा समास है? अच्छा प्रश्न है, सत्य सही शब्द में कौन सा समास है? क्रमधारय, द्विगु, तत्पुरुष और द्वंद्व समास। तो विद्यार्थियों, सत्य सही में शब्द से स्पष्ट है द्विगु समास इसका आंसर होगा, ब इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? विद्यार्थियों, अच्छा प्रश्न है ये भी। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? प्रश्न संख्या इसका ऑप्शन देखते हैं 2 का। ए जो है पूर्व पद, ब उत्तर पद, स उभय पद और द आपका अन्य पद। तो विद्यार्थियों, यहाँ देख सकते हैं आपका स इसका आंसर सही हो। अगला प्रश्न है, रसोई घर का समास विग्रह होता है। रसोई घर का समास विग्रह करना है तो विद्यार्थी ऑप्शन है, रसोई के लिए घर, रसोई का घर, रसोई में घर, रसोई और घर। तो रसोई के लिए जो घर होता है वो रसोई घर का समास विग्रह होगा, यानी आंसर जो होगा इसका अंक उत्तर जो होगा ए होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से पूर्व पद प्रधान समास कौन सा है? तो पूर्व पद प्रधान की चर्चा करते हैं, अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। तो विद्यार्थियों, अवयवी भाव जो समास है वो पूर्व पद प्रधान समास होता है। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको चयनित करना है। पहला है महत्व, दूसरा है ब जो ऑप्शन है दयालु, स विकल्प है शारीरिक और द विकल्प है कैलाश। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो शुद्ध शब्द है वो है शारीरिक। शारीरिक शब्द क्या है? यहाँ पर शुद्ध है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध शब्द चयनित करना, गोवर्धन, कुमार, या अनाधिकार, पूजनीय। तो विद्यार्थियों, अच्छा प्रश्न है ये भी और इसका आंसर होगा आपका पूजनीय। ये जो द विकल्प है वो सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न से शुद्ध वाक्य का चयन करें। विद्यार्थियों, अच्छा प्रश्न है, ऑप्शन ए है, उसे भारी प्यास लगी है, ये गलत है। पिताजी ने मुझको कहा, पिताजी ने मुझको कहा, ये भी अशुद्ध है। उनके प्राण फकेरू उड़ गए, उनके प्राण फकेरू उड़ गए। तो विद्यार्थियों, ये भी प्रश्न सही, ये वाक्य है वो सही है। द और से कर लेते हैं, उसकी प्राण फकेरू उड़ गई, तो इसका आंसर होगा स। अगला प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कृपया शीघ्र उत्तर दें, सही वाक्य है, शुद्ध है। गुलामी बुरी है, ये भी शुद्ध है। रात भर कुत्ते भौंकते रहे, ये भी शुद्ध है। तो बंदूक एक शस्त्र है, तो ये आपका आंसर है वो द होगा इसका, क्योंकि ये वाक्य अशुद्ध है। सूरदास की कौन सी भाषा थी? तो सूरदास बहुत महान कवि हुए हैं, उनकी भाषा के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन है राजस्थानी, पंजाबी, ब्रज और खड़ी बोली। तो विद्यार्थियों, ब्रज भाषा में सूरदास जी ने बहुत सी रचनाओं की रचना की है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का मूल नाम। प्रेमचंद का मूल नाम पूछा गया है कवि परिचय में। गणपत राय, धनपत राय, मुंशी राय और शिवराय। विद्यार्थियों, ध्यान देवें, इस प्रश्न का आंसर देने से पहले धनपत राय, मुंशी राय नहीं है, इसका आंसर होगा धनपत राय, ब इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, कृष्ण गौरी संबोधन किसके लिए करें? कृष्ण गौरी संबोधन किसके लिए करें? अच्छा प्रश्न है। तो विद्यार्थियों, गौरी संबोधन की चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 3 की चर्चा करते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती नामक पत्रिका का संपादन किया। प्रश्न संख्या 4, छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ बताइए। विद्यार्थियों, छक्के छुड़ाने बुरी तरह से हरा देना। अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का अर्थ बताना है स्वयं का कार्य स्वयं करना। मूर्ख बनाना वाक्यांश के लिए मुहावरा लिखना है, तो मूर्ख बनाना वाक्यांश के लिए है उल्लू बनाना। सावन के अंधे को हरा ही सूझता है, लोकोक्ति का अर्थ। प्रश्न संख्या 7 में लोकोक्ति बताने, सावन के अंधे को हरा ही सूझता है, यानी अपने समान सभी को
समझना। आध्यात्मिक चिंतन की दृष्टि से कन्याकुमारी का क्या महत्व है? कन्याकुमारी का आध्यात्मिक चिंतन का वह स्थान है जहां पर स्वामी विवेकानंद जी ने समाधि लगाई। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में परशुराम ने अपना परिचय किस प्रकार से दिया? राज्यसभा में परशुराम ने अपने परिचय में बताया कि वह बहुत क्रोधी स्वभाव और क्षत्रियों को अपना शत्रु मानने वाला है। प्रश्न संख्या 10 की चर्चा करते हैं। निराला ने मातृ वंदना कविता में मां संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है? देखिए, निराला जी की चर्चा करते हैं तो मातृ वंदना कविता में मां संबोधन का प्रयोग मातृभूमि भारत के लिए किया है। ईर्ष्या की बेटी का क्या नाम रखा गया है? प्रश्न संख्या 11 है, ईर्ष्या की बेटी का नाम निंदा रखा गया है। अब चर्चा करते हैं प्रश्न संख्या 12 से 20 तक की। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। हामिद के चरित्र की 3 विशेषताएं लिखिए। हामिद, देखिए हामिद के चरित्र की अगर विशेषताओं की चर्चा करते हैं तो हामिद आशावान हामिद आशा से भरा है, उसके बल पर वह सभी कठिनाई से लड़ सकता है। हामिद संवेदनशील है, बातों को गहराई से समझता है। हामिद में कम उम्र में ही उत्तरदायित्व की भावना आ गई थी। अगला प्रश्न है, स्त्री शिक्षा के विरोधियों द्वारा दी जा रही दलील बताइए। तो स्त्री शिक्षा की चर्चा करते हैं तो स्त्री शिक्षा के विरोधियों की दलील थी कि पढ़ लिख कर सीख कर स्त्रियां दूसरों का सम्मान नहीं करेगी। प्राचीन काल में स्त्रियों को पढ़ाया नहीं जाता था। इस प्रकार की कुछ दलीलें दी जाती थी। प्रश्न संख्या 14, ईर्ष्यालु लोगों से बचने के लिए नीत्शे ने क्या उपाय सुझाया? ईर्ष्यालु लोगों से बचने के लिए नीत्शे ने कहा कि विज्ञापन और प्रदर्शन से दूर एकांत में रहा जाए। अमर और महान आदर्शों का निर्माण बाजार में रहकर नहीं होता है। आदर्शों को जन्म देने वाले महापुरुष यश और प्रचार से दूर रहते हैं। निंदकों से दूर रहकर ही उनसे बचा जा सकता है। अगला प्रश्न, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई? लक्ष्मण ने वीर योद्धा की विशेषता बताते हुए कहा कि सच्चे सूरवीर युद्ध में खुद की वीरता का प्रदर्शन किया करते हैं, अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करते। कायर लोग ही युद्ध में शत्रु को सामने देखकर अपनी वीरता की डींग हाका करते हैं। अगला प्रश्न, उषा की लाली कविता का सौंदर्य लिखी। कवि नागार्जुन की काव्य कला उषा की लाली रचना में मनमोहक रूप से सामने आई है। कवि ने सटीक शब्दावली का प्रयोग करते हुए अपने शब्द चित्र संजोने की कला का प्रदर्शन किया है। भाषा शैली के कुशल प्रयोग से कवि ने उषा कालीन प्राकृतिक दृश्यावली को पाठकों के सामने साकार सा कर दिया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, मातृ वंदना कविता में क्या संदेश व्यक्त हुआ है? देखिए विद्यार्थियों, कवि ने मातृ वंदना कविता के माध्यम से संदेश व्यक्त किया है कि हमें मातृभूमि के कष्टों को दूर करने के लिए आवश्यक हो तो अपना सर्वस्व न्योछावर कर देना चाहिए। हमें हमेशा मातृभूमि की सेवा को तत्पर रहना चाहिए। उसके चरणों पर अपने श्रम से संचित सारा फल समर्पित कर देना चाहिए। विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 18 की चर्चा करते हैं। कुछ जल कुछ गंगा जल लोकोक्ति का अर्थ सहित वाक्य में प्रयोग करना है। तो कुछ जल कुछ गंगा जल लोकोक्ति का अर्थ है मिलावट से काम चलाना। वाक्य में प्रयोग करेंगे तो व्यापार में तो कुछ जल और कुछ गंगा जल से ही काम चलाना पड़ता है। प्रश्न संख्या 19, स्त्रियों को निरक्षर रखने का उपदेश देना समाज का अपकार और अपराध करना है। इस कथन के पक्ष में अपने विचार व्यक्त करने। विद्यार्थियों, समाज स्त्री और पुरुषों के मिलने से बनता है। समाज में स्त्रियों की संख्या आधी होती है। यदि शरीर का आधा भाग अविकसित रहेगा तो पूरा शरीर सबल नहीं होगा। इसी प्रकार से स्त्री अगर अशिक्षित रहेगी तो समाज भी अशिक्षित रह जाएगा। अतः स्त्री शिक्षा का विरोध समाज की उन्नति में बाधा डालने वाला है। प्रश्न संख्या 20 की चर्चा करते हैं। अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देने। विद्यार्थियों, अपठित गद्यांश के हार कर क्यों शीश अपना मैं झुका दूं, मैं सफलता का अटल विश्वास हूं, पर क्षण भर रुक न पाएगी निराशा, मैं न धरती पर किसी का दास हूं, झूठ आकर द्वारा मेरे क्या करेगा, सत्य का आह्वान जिंदा है अभी, बोल सुन परिवर्तनों के दहल जाए, वक्ष मेरा शनि ऐसा तो नहीं, पक्ष विमुक्ता नांग दशों से नहीं होती, अर्चना निज देह की अब भी करेगी, सांस का सामान जिंदा है अभी। विद्यार्थियों, प्रश्न है पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? तो पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक जो है वो है आत्मविश्वास। अगला प्रश्न है, सत्य का आह्वान कवि का क्या आश्रय है? सत्य के आह्वान से कवि से सत्य से मिलने वाली प्रेरणा से है। अगला प्रश्न है इसी गद्यांश का आपका पद्यांश का, कवि हार के सामने सिर क्यों नहीं झुकाता? कवि हार के सामने सिर इसलिए नहीं झुकाता क्योंकि उसे अपनी सफलता पर अटल विश्वास था। इसका अथवा देखते हैं प्रश्न का, मैं मजदूर मुझे देवों की बस्ती से, क्या अगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए, अंबर पर जितने तारे उतने वर्षों से, मेरे पुरखों ने धरती का रूप संवारा है, धरती को सुंदरतम करने की ममता में बिता चुका है कई पीढ़ियां, हाँ वंश हमारा, और अभी आगे आने वाली सदियों में मेरे वंशज धरती पर उद्धार करेंगे, इस प्यासी धरती के हित में ही आया था, हिमगिरी चीर सुखद गंगा की निर्मल धारा, मैंने रेगिस्तान की रेतीले धोरों को धोकर बंध्या धरती पर स्वर्णिम पुष्प खिलाए। तो विद्यार्थियों, प्रश्न पूछा जा रहा है इस उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक क्या है? इस उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक है धरती का उद्धारक कौन है? मजदूर है।
अगला है गंगा की धार को धरती पर कौन लाया? गंगा की धार को धरती पर मजदूर लाया था। तीसरा प्रश्न है मजदूरों की पीढ़ियों ने अपने जन्म किस कार्य में बिताए? मजदूरों की पीढ़ियों ने अपने जन्म धरती को सुंदर बनाने में बिताए हैं। विद्यार्थियों चर्चा करते हैं प्रश्न संख्या 21 की। नाथ संबोधनु भजनिहारा होइहु केहू एक दास तुम्हारा। इस कथन के आलोक में राम का चरित्र चित्रण कीजिए या इसका अथवा देखें प्रभु कविता का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। नागार्जुन की कल और आज कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। तो विद्यार्थियों नागार्जुन की कल और आज कविता का मूल भाव स्पष्ट करते हैं। यहाँ पर कवि नागार्जुन ने कल और आज कविता में अपनी प्रकृति प्रेम का परिचय करवाया था। ग्रीष्म ऋतु के झुलसा देने वाले ताप के पश्चात सजल और शीतल वर्षा ऋतु के आगमन से होने वाले सुखद प्राकृतिक परिवर्तन का कविता में चित्रण हुआ है। कवि ने इस कविता में दो ऋतुओं के माध्यम से सामाजिक जीवन के दो पक्षों को प्रस्तुत किया है। ग्रीष्म की बहार से प्रकृति को कोसते किसान, बेचैन पक्षियों का धूलि स्नान, खेतों की मिट्टी की पथराई काया, गर्मी के प्रकोप से धरती के भीतर छिपे बैठे मेंढक, ये सभी दृश्य समाज के संकटग्रस्त जनजीवन के प्रतीक हैं। दूसरी ओर वर्षा ऋतु के सुशासन से प्रसन्न जनजीवन के चित्र भी प्रस्तुत किए गए हैं। आसमान से शीतल बूंदों का बरसना, बादलों के तंबू ने धूप को रोककर सर्वत्र छाया कर दी है। गर्मी की वीरान रातें अब झिंगुरों का शहनाई बजा रही है, औरों के शोर से जंगल गूंज रहा है। इस प्रकार परिवर्तन की बयार ने ग्रीष्म के कुशासन का अंत कर दिया है। इस प्रकार कवि ने कल और आज कविता के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन का संदेश दिया है। विद्यार्थियों चर्चा करते हैं प्रश्न संख्या 22 की। सप्रमाण सिद्ध कीजिए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न निबंध में तत्कालीन समाज का चित्र व्यंग्य के माध्यम से उपस्थित किया, या स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन निबंध के निहित संदेश को स्पष्ट किया। इसका अथवा देखिए। ईर्ष्या भाव के उत्पत्ति के कारण तथा इससे होने वाली हानियों को बताइए। देखिए स्त्री शिक्षा की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। द्विवेदी जी कहते हैं कि स्त्री शिक्षा समाज और देश की प्रगति के लिए आवश्यक है। इस पाठ में लेखक ने संदेश दिया है कि स्त्री शिक्षा के विरोध को समाज के लिए हितकर नहीं माना जा सकता। प्राचीन काल में स्त्रियां न भी पढ़ी हो किंतु वर्तमान में उनको उचित और अच्छी शिक्षा दी जानी चाहिए। द्विवेदी जी का संदेश है कि स्त्रियों को हर दशा में शिक्षा दी जानी चाहिए, तभी अपने समाज देश का विकास संभव है। क्योंकि बच्चे जो हैं देश का भविष्य, उनकी प्रथम शिक्षिका माता ही होती है, इसलिए उसका शिक्षित होना अति आवश्यक है। विद्यार्थियों अगला प्रश्न आ रहा है प्रश्न संख्या 23। सुभद्रा कुमारी और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का परिचय देना है। तो निराला जी के परिचय की चर्चा करते हैं। जन्म 1896 में और मृत्यु 1961 में। फक्कड़पन और निर्भीक स्वभाव वाले एवं कबीर के प्रतिनिधि कवि निराला का जन्म बसंत पंचमी को 1896 में बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ। उनकी औपचारिक जो शिक्षा हाई स्कूल तक हुई है, तदुपरांत हिंदी, संस्कृत और बंगला का अध्ययन स्वयं किया है। 3 वर्ष की अवस्था में माताजी और युवावस्था तक पहुंचते पहुंचते पिताजी साथ छोड़कर इस संसार से चले गए थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद फैली जो महामारी में पत्नी, भाई, भाभी, चाचा भी चल बसे। अंत में पुत्री सरोज की मृत्यु ने निराला को भीतर से झकझोर दिया। अपने जीवन में निराला ने जो संघर्ष झेला उसकी अभिव्यक्ति उनकी कविताओं में हुई है। इन विषम परिस्थितियों में जीवन से उन्होंने कभी समझौता नहीं किया और सास के साथ जीवन जीना उचित समझा। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, राम की शक्ति, पूजा अर्चना, आराधना जैसी रचनाओं के लिए निराला जी का हिंदी साहित्य में आज भी नाम अमर है। अब चर्चा करते हैं विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 24 की। सड़क सुरक्षा के किन्हीं 5 प्रमुख चिन्हों के चित्र बनाने। तो देखिए कोई भी सीधा निषेध, प्रवेश निषेध है तो आपको डायग्राम सामने दिखाई दे रहा है। पैदल चलने वालों पर प्रतिबिंब, तो इस प्रकार का चित्र बनाना है। आगे की ओर बाएं मोड़ना अनिवार्य है, तो ये डायग्राम बनाना है आपको। दाहिनी ओर मोड़ पर प्रतिबंध है तो इस प्रकार का डायग्राम बनाना है। और संकेत प्रतिबंध समाप्त होता है तो ये डायग्राम बनाना है। विद्यार्थियों प्रश्न है कि आप स्वयं को आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सीकर का छात्र राम शर्मा मानते हुए अपने विद्यालय में बंद शैक्षिक गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने की व्यवस्था के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो विद्यार्थियों सबसे पहले सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय राव मावी भादवासी सीकर से जो है विद्यालय में शैक्षिक गतिविधियों की सुचारू संचालन हेतु महोदय सविनय निवेदन है कि अपने विद्यालय में पिछले कुछ दिनों से शैक्षिक गतिविधियां पब्लिक कार्यक्रम जैसे योग, शिक्षा, खेल प्रतियोगिता, अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम बंद से कर दिए गए हैं, जबकि इन गतिविधियों के अभाव में छात्रों का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। अतः हमारे आपसे प्रार्थना है कि शैक्षिक गतिविधियों का सफलतापूर्वक संचालन होना अति आवश्यक हो और हमारे विद्यालय में इसका संचालन होना चाहिए। आपकी अति कृपा होगी। इस प्रकार से विद्यार्थियों आपका आज्ञाकारी शिष्य विद्यार्थी का जो भी प्रश्न में नाम दिया है राम शर्मा या XYZ कुछ भी लिख सकते हो। कक्षा
आप वैसे भी लिख सकते हो कक्षा 10 दिनांक, और जो भी फरवरी आपकी है या मार्च अप्रैल जो भी डेट थी आप जिस दिन दे रहे हो उस प्रकार से लिख सकते हो। इसका अथवा देखिए, अथवा में भी आप लिख सकते हो, आपको ये लिखना है नीलिमा प्रकाशन जोधपुर को प्रधानाध्यापक जो है प्रधानाध्यापक की ओर से आदेशित माल भेजने का पत्र लिखना है। तो आपको ये पत्र प्रारूप में आपके विषयाध्यापक द्वारा जरूर बताया होगा। विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 26 की चर्चा करते हैं। 3 महत्वपूर्ण निबंध हैं और ये निबंध आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। पहला निबंध जो है आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी सूचना एवं संचार क्रांति, यानी जो प्रौद्योगिकी सूचना और संचार क्रांति से संबंधित है। देखिए 4-5 चीजें आपको निबंध लिखते समय विशेष रूप से ध्यान रखनी है। सबसे पहले उसकी प्रस्तावना लिखनी है, दूरसंचार की क्यों आवश्यकता हुई, दूरसंचार के क्या प्रमुख साधन है, दूरसंचार का क्या भारत में क्या महत्व है, दूरसंचार क्रांति का क्या प्रभाव और इसका भविष्य क्या होगा, और अंत में उसका उपसंहार लिखना है। इसी प्रकार से दूसरा महत्वपूर्ण निबंध है युवकों में बेकारी या बेरोजगारी समस्या समाधान। तीसरा जो है विद्यार्थी और अनुशासन। इस प्रकार से विद्यार्थियों आपको ये जो निबंध लिखना है, तो इस निबंध में ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके बारे में चर्चा करनी है। जैसे तीसरा निबंध है विद्यार्थी और अनुशासन प्रस्तावना। जिस जीवन में कोई नियम या व्यवस्था नहीं है, जिसकी कोई आस्था और आदर्श नहीं है, वह मानव जीवन नहीं पशु जीवन हो सकता है। ऊपर से स्थापित शासन या नियंत्रण सभी को अखरता है, इसलिए अपने शासन काल में सबसे सुखदायी होता है बिना किसी भय या लोभ के नियमों का पालन ही अनुशासन है। विद्यालयों में अनुशासन में रहना भी आवश्यक हो जाता है। विद्यार्थी जीवन और अनुशासन की हम चर्चा करते हैं। देखिए विद्यार्थियों, विद्यार्थी जीवन और अनुशासन की अगर हम चर्चा करते हैं तो देखिए वैसे तो जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासन आवश्यक है, किंतु जहां राष्ट्र की भावी पीढ़ियां ढलती हैं उस विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का होना अति महत्वपूर्ण है। किंतु आज विद्यालयों में अनुशासन की स्थिति कमजोर बन चुकी है। अनुशासन में रहना आज के विद्यार्थियों को शायद अपनी शान के खिलाफ लगता है। अध्ययन के बजाय अन्य बातों पर विद्यार्थी अधिक रुचि देखने में आई है विद्यार्थियों की। अनुशासनहीनता के क्या कारण है? विद्यार्थियों में बढ़ती हुई अनुशासनता के पीछे मात्र छात्रों की उदारता ही कारण नहीं है, सामाजिक परिस्थितियां और बदलती जीवन शैली भी इसके लिए जिम्मेदार है। टीवी ने छात्र को समय से पूर्व युवा बनाना प्रारंभ कर दिया। उसके फैशन शो और आडंबरों में उलझाकर उसका मानसिक और आर्थिक शोषण किया है। बेरोजगारी, उचित मार्गदर्शन न मिलना, अभिभावकों का जिम्मेदारी से आंख चुराना भी अनुशासनहीनता के कारण है। दुष्परिणाम, छात्रों में बढ़ते अनुशासनहीनता न केवल इसके भविष्य को अंधकारमय बना रही है बल्कि देश की भावी तस्वीर को भी बिगाड़ रही है। यह अनुशासनहीनता अपराधियों और गुंडों को जन्म दे रही है, जिसके कारण देश की प्रगति बाधित हो रही है। निवारण के उपाय अगर अपन देखते हैं, विद्यार्थियों अनुशासनहीनता की स्थिति में केवल अध्यापक या प्रधानाचार्य निपट नहीं सकते, बल्कि इसकी जिम्मेदारी पूरे समाज को उठानी होगी। विद्यालय में ऐसा वातावरण हो जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी अनुशासित रहकर शिक्षा का आदान प्रदान कर सके, अभिभावकों को अपने बच्चों को समय नैतिक आदर्श विचारों का आचार प्रदान कर सके। अनुशासनहीन राजनीतिज्ञों को अनुशासित होकर भावी पीढ़ी को प्रेरणा देनी होगी। और इसका उपसंहार देखते हैं। आज का विद्यार्थी आंख बंद करके आदेशों का पालन करने वाला नहीं है, उसकी आंख और कान दोनों खुले हैं। समाज में जो कुछ घटित होता है वह छात्र के जीवन में प्रतिबिंब होगा। समाज अपने आप को संभाले तो छात्र स्वयं संभल जाएंगे। अनुशासन की खुराक केवल छात्रों को नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग को पिलानी होगी। जब देश में चारों ओर अनुशासनहीनता छाई हुई है तो विद्यालय में इसकी आशा करना व्यर्थ है। विद्यार्थियों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये निबंध चौथा है, पर्यावरण की दुश्मन प्लास्टिक और थैलियां। इस पर भी आप निबंध लिख सकते हो। बस वो 5-6 बिंदु आपको ध्यान रखने हैं। प्रश्न संख्या 27 की चर्चा करते हैं। पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। देखिए, ऊदो मन माने की बात, दाख छुआरो छाई अमृत फल विषिक कीरा, विष खात ज्यों चकोर को देई कपूर को, तजी अंगार अघात मधुप करत घर, फोरी काठ में बंधत कमल के पात, ज्यों पतंग हित जानी आपना दीपक सो लाट, सूरदास जाको मन जासी सोई ताही सुहात। संदर्भ और प्रसंग। प्रस्तुत पद कवि सूरदास द्वारा रचित है। यह उनके काव्य ग्रंथ सूरदास से संकलित है। यह सूरदास के भ्रमर गीत से प्रसंग से उद्धत है, जिसमें कृष्ण के प्रति गोपियों का अनन्य प्रेम दिखाया गया है। इसकी व्याख्या की चर्चा कर रहे हैं। देखिए विद्यार्थियों, उद्धव के द्वारा कृष्ण के पहनने पर ब्रज में आकर योग साधना का उपदेश दिए जाने पर गोपियां उद्धव को कह रही हैं कि हे उद्धव, कृष्ण जैसे भी हैं, हमारे प्रिय हैं। ये तो मन के मानने की बात है, जिससे मन लग जाए वही प्यारा लगता है, उसी व्यक्ति कष्ट पाकर भी प्रेम करता है। गोपियां कहती हैं कि संसार में अंगूर और छोरी जैसे अमृत के समान मधुर फल है छुआरी जो है, किंतु विष का कीट इन सब को ठुकराकर विष को ही खाता है। उसका मन विष से लगा हुआ है। चाहे चकोर को कोई सुगंधित और शीतल कपूर चुगाए, वह उसे त्याग कर झुलसा देने वाले अंगारे को ही खाता है। भोरा अपने घर बनाने के लिए कठोर काठ में ही छेद करता है, किंतु वह कमल की कोमल पंखुड़ियों के बीच में बंद हो जाता है, उसे काट कर बाहर नहीं निकलता। इसलिए इसकी
प्रकार दीपक से प्रेम करने वाला पतंगा दीपक की लौ से लिपटने में ही अपनी भलाई मानकर उसमें भस्म हो जाता है। बात वही है कि जिससे जिसका मन लगा हो, जिससे जिसका मन लगा होता है उससे वही सुहाता है। हमारा मन कृष्ण से लगा है, हमें वही सुहाते हैं। आपके योग को स्वीकार कर पाना हमारे वश की बात नहीं। जो वियोग होगा उसको हम स्वीकार नहीं कर सकते। इसकी विशेष बात है कि इसमें सरस ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। उद्धव के उपदेशों और तर्कों में गोपियों के प्रेम की व्यवस्था का नम्रतापूर्वक खंडन किया है। शैली भावात्मक है। अनुप्रास उदाहरण और दृष्टांत आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। वियोग श्रृंगार रस की रचना है ये। इसके अथवा की देखते हैं विद्यार्थियों, ये इसका अथवा है जो है इसको आप स्वयं हल करेंगे। मेरे जीवन का यह है जब प्रथम चरण, इसमें कहाँ मृत्यु है, जीवन की जीवन ही जीवन है, अभी पड़ा है आगे सारा यौवन। स्वर्ण किरण कल्लालोक पर बहता रे बालक मन, मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगत, अभी न होगा मेरा अंत। विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 28 की चर्चा करते हैं। निम्न गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। निम्न गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है तो देखिए गद्यांश को आप आराम से पढ़िए, उसके बाद में इसकी व्याख्या करते हैं। समय सागर में एक दिन सब संसार अवश्य मग्न हो जाएगा, कालवश शशि सूर्य भी नष्ट हो जाएंगे, आकाश में तारे भी कुछ काल पीछे दृष्टि नहीं आवेंगे, केवल कीर्ति कमल संसार सरोवर में रहे व न रहे, और सब वो एक तप्त तवे की बूंद हुए बैठे हैं। इस हेतु बहुत काल तक सोच समझकर प्रथम ये विचार किया है कि कोई देवालय बनाकर छोड़ जाऊं, परंतु थोड़ी सी देर में समझ में आया इन दिनों की सभ्यता के अनुसार इसमें बड़ी कोई मूर्खता नहीं है। और यह तो मुझे भली बात ही मालूम है कि यही अंग्रेजी शिक्षा रही तो मंदिर की ओर मुख फेर कर भी कोई नहीं देखेगा। इसका कारण विचार का परित्याग करना है। इस गद्यांश की व्याख्या करनी है विद्यार्थियों। देखिए सप्रसंग संदर्भ और सप्रसंग की चर्चा करते हैं तो ये गद्यांश हमारी पाठ्य जो पुस्तक है क्षितिज, उसके एक अद्भुत अपूर्व स्वपन शीर्षक पाठ से लिया गया। इसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। संसार की नश्वरता का चित्रण किया है, इसमें व्याख्या देखते हैं। लेखक कहता है कि एक दिन इस समय रूपी संसार में, समुद्र में संसार का सब कुछ नष्ट हो जाएगा। समय आने पर चंद्रमा और सूर्य मिट जाएंगे, कुछ समय पश्चात आकाश में तारे भी नहीं रहेंगे, मनुष्य के यश का कमल पुष्प भी शेष रहेगा अथवा नहीं, ये भी पता नहीं है। जिस प्रकार गर्म तवे पर पानी की बूंद गिरती है, नष्ट होते क्षण भर में भाप बनकर उड़ जाती है, उसी प्रकार संसार में प्रत्येक वस्तु अस्थायी है, एक न एक दिन हर वस्तु नष्ट हो जाती है। लेखक कहता है कि इस बारे में मैंने बहुत दिनों तक विचार किया, मैं इस संसार में देवों का मंदिर बनाऊंगा, परंतु लेखक इस बारे में स्वयं ही विचार करके यह निर्णय कर लेते हैं कि इस दुनिया में देवालय बनाना सबसे बड़ी मूर्खता होगी, क्योंकि अंग्रेजों के प्रभाव एवं अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार के कारण आने वाली पीढ़ियां मंदिर को कभी नहीं देखेंगी। ऐसा विचार कर लेखक अपने मंदिर बनाने वाले निर्णय का परित्याग कर देता है और स्वीकार करता है कि संसार नश्वर है, इस शरीर के साथ सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसकी विशेषताओं की अगर चर्चा करते हैं, भारतेंदु ने संसार की नश्वरता का वर्णन किया, रीति नीति पर प्रखर व्यंग्य किया है, भाषा सरल प्रभावपूर्ण खड़ी बोली है और व्यंग्यात्मक शैली का उपयोग इन्होंने किया है। इसके अथवा की चर्चा करते हैं विद्यार्थियों, स्वयं आप हल करेंगे इस गद्यांश को। समुद्र के अंदर से उभरी शाह चट्टानों में से एक पर खड़ा होकर मैं देर तक भारत के स्थल भाग की आखिरी चट्टान को देखता रहा। पृष्ठभूमि में कन्याकुमारी के मंदिर की लाल सफेद लकीर चमक रही थी। अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, इन तीनों के संगम स्थल सी वह चट्टान जिस पर कभी स्वामी विवेकानंद ने समाधि लगाई, हर तरफ पानी की चट्टान मार सहती हुई स्वयं की समाधि स्थित सी लग गई। हिंद महासागर की ऊंची लहरें मेरे आसपास की शाह चट्टानों से टकरा गई। बल खाती लहरें रास्ते की नुकीली चट्टानों से कटती हुई आती हैं, जिससे उनके ऊपर चोरा बूंदों की जालियां बन जाती हैं। मैं देख रहा था अपनी पूर्ण चेतना से महसूस शक्ति का विस्तार की शक्ति। विद्यार्थियों इसको आप स्वयं हल करेंगे। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आपका मॉडल प्रश्न पत्र 2 जो है हिंदी विषय का मॉडल प्रश्न पत्र 2 है वो कंप्लीट होता है। और आपको इस मॉडल प्रश्न पत्र की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है स्माइल स्टडी का, उसको आप ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों।